भी आप कह लें। तो ये वेकेशन ये छुट्टी के मतलब है, और इसका एस नहीं होता है, चाहे 2 मंथ हो, वेकेशन सिंगुलर भी होता है, अनकाउंटेबल इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कन्फ्यूजन, एवोकेशन हॉबी, वोकेशन प्रोफेशन है, और वेकेशन ए के साथ लीव छुट्टी जो होती है हॉलीडेज पे, हॉलीडेज की जगह बनती है, लेकिन वेकेशन की प्लूरल नहीं होगा, वेकेशन ही रहेगा। चाहे 10 डेज भी हैं, सो आई गॉट 10 डेज वेकेशन, एस नहीं लगेगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इडियम्स, द वेरी फर्स्ट इडियम इज विद ओपन आर्म्स, गर्म जोशी के साथ। I would like to welcome the chief guest with open arms. I would like to welcome the chief guest with open arms. गरम जोशी के साथ। फिजिकली नहीं है कि वो ऐसे ओपन आर्म्स कर रहे हैं, कह रहा है कि नंबर ओके, टू मेक एन एस ऑफ वनसेल्फ, मतलब अपने आप को बेवकूफ बना लेना। टू मेक एन एस ऑफ वनसेल्फ by narrating a funny story, he made himself and he made an ass of himself. उसने अपने आप को ही बाद में स्टोरी बता रहा होता है, फनी बता रहा होता है, और वो क्या होता है, आयरनी हो जाती है। आयरनी क्या होती है कि आप दूसरे के ऊपर हंसना चाहते हैं, उस स्टोरी से आप खुद आपके ऊपर हंसा जाता है, वो आयरॉनिक सिचुएशन होती है। So mostly it happens। कैसे ये बंदा कोई काम करता है, जब इसको टीज करने के लिए कोई जोक नरेट कर रहा हो और उसके ऊपर वो जोक खुद ही फिट हो। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये झगड़े की वजह है, ये बहुत कॉमन इंटरमीडिएट लेवल में अक्सर एग्जाम में भी ये आ जाता होता है। तो एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड वैसे लड़ाई को कहते हैं, झगड़े को कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन इज आल्सो इडियम हैविंग द सेम मीनिंग। Contention भी एक तरह से फाइट है, so bone of contention, and you can say that mostly uses Kashmir, the bone of contention, an apple of discord between Pakistan and India. Add fuel to fire, add insult to injury। जी, जल्दी बलते चिड़ना, ये दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। He was already angry and your abusive remarks added fuel to fire. Your abusive remarks added insult to injury. दोनों के लिए एक ही सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। हाँ, जख्मों पे नमक छिड़कना, लेकिन असल में ना तो कोई रियलिटी में जख्म है और ना ही कोई नमक छिड़क रहा है, कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा है ना। तो जलती पे तेल का काम करना, ना ही कोई चीज़ जल रही है ना ही कोई तेल डाल रहा है, और बात वही है कि कोई बंदा कॉन्सेप्ट वाइज हमें देखना है कि वो पहले से गुस्से में है और जल्दी में काम किया, तेल छिड़का या जख्मों पे नमक छिड़का, एक ही बात, ठीक है। तो उर्दू में दो इडियम सेपरेट हैं, मीनिंग एक ही है, कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं ना। तो बेसिकली हम फिजिकली तो इडियम्स को लेते ही नहीं है। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वन्स आई, चहेता, इंपॉर्टेंट पर्सन, आंख का तारा, फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट पर्सन। So that you can say that Mr. Hamid is the apple of his boss's eye. तो उसके बॉस की आंख का वो तारा है, अपने बॉस का चहेता है। Apple by order, it means sequence wise, in order. Apple by order. He placed his books in the shelf in apple by order. In apple by order. सर इन द शेल्फ होगा या ऑन द शेल्फ होगा? इन और ऑन दोनों का कंडीशन डिफरेंट है। अगर इसका भी ड्रॉ लग जाएगा ना, तो उस ड्रॉ के इन हो जाएगा, ऊपर है तो ऑन द शेल्फ, ये कंडीशन है। ये जो चेयर है ना, आई विल सिट इन द चेयर एंड यू आर सिटिंग ऑन द सोफा, उसकी वजह ये है कि जब आर्म्स होती हैं वो कंडीशन देखते हैं कि जो अगर कवर की हुई चीज़ है तो हम इन यूज करते हैं, अगर ओपन प्लेस है तो फिर ऑन करते हैं। हाँ, मुनज़्ज़म तरीके के साथ इन सीक्वेंस वाइज, राइट, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो दीज वर द इडियम्स। सर शेल्फ वैसे ओपन नहीं होती? हाँ,
वही है कि वही स्पाइस क्रिएट करते हैं, टेंशन दिलाना, टेंशन दिलाना, हाँ इंटेंसिटी बढ़ाना। अच्छा, अब there is a talk on essay. Those who have written the essay, please submit me. आप कहीं collect कर लें, एक student please collect कर दें। इसके नाम Okay, as far as our grammatical lessons are concerned, you know, we started talking about noun phrase, and the first part, which is pre-modification, is completed now. There are two things: determinants and adjective phrase, and the detail of adjective phrase is also done. And along with that, whatever the extra requirements within adjective phrase, we also studied. It's like the use of adverb, and if it is not used in pre-modification, if it is used for another purpose, we also studied. Adjective is used for the predicative purpose, we also studied. Tomorrow we'll talk on the post modification. Now, question is that how a noun phrase can further be developed. If we say an intelligent boy, and it will further be developed, that what kind of boy? If we say he's an intelligent boy of my institution, so of my institution is also explanation of boy. He's an intelligent student having the first position. So having the good first position is another way of describing the boy. If we say he's an intelligent boy as well as hard worker. As well as hard worker. So as well as hard worker, it is another way of explaining the boy. And there are multiple methods. Okay, we will study one method. We will study how to use a clause for the post modification, how to use preposition phrase in the post modification, how to use what we call them participle forms, right? Just like ing form or ed form, how to use them in the post modification. These things are there. And I also plan to give you systematic methodology of writing an essay tomorrow. Systematic methodology of writing an essay. The way the theme is selected and how the theme is given in the first paragraph, how the paragraphs of the body will be decided according to the type of essay. Especially if we have to deal with argumentative essay, what will be the difference between this essay and the descriptive essay, and how its body will be different. In a systematic way, I will inshallah give you lecture on that, and maybe it will take more time, and all the kinds of essay will not be discussed tomorrow. Maybe only one category of it will be discussed. And if you know the features of all the types of essay, you will be able to handle every kind of essay. Rest of the things are your own examples, your own content, and your own material. And my purpose tomorrow will be how to adjust that material in an order. So we are going to close here, and that's all. Any question regarding this or whatever we studied about grammar, you can ask me. Otherwise, we will be. कुछ स्टूडेंट्स कल एब्सेंट हो, तो कल मैंने एक होम असाइनमेंट दी थी, वो अपने फेलो से आप ले लें। ऐसे राइटिंग के लिए आपको होम असाइनमेंट दी थी और कल उसकी डेट है सबमिट करवाने की। So positively, everybody should submit me the essay tomorrow. Okay? Right. So as हाँ, कल मैंने एसेज दिए थे 3 टॉपिक्स, उनमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करें और उसके ऊपर 400 to 500 वर्ड्स का ऐसे लिखें। जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे वो अपने फेलो से टॉपिक्स ले लें। Okay, as we have got short time, so length of idioms, number of idioms and number of pair words will be shorter today. Okay, but we will study. So let me write down first of all, and then afterwards we'll discuss.
Right. So, coming towards the first pair of words, that's simple one because we studied from the early ones. Right. The first set is advice and advice. It's a simpler one, and hope some of you must know the difference. Okay, S is as a verb, and C is as a noun. Okay, the advice of my father was to do act of goodness. So the advice of my father, unki nasihat. So as a noun, you're using. He advised me to do something. जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप यूज करें. So advise as a verb and advice as a noun. तो आप भी जब खुद से स्पेलिंग यूज कर रहे हैं कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो आप उसको ख्याल रखें. Next word is alter and alter. Sound तो सेम है लेकिन स्पेलिंग का डिफरेंस है. Yes. चेंज करना. ठीक है. एक कुर्बान. ठीक है. तो फर्स्ट जो A वाला है वो है a place of sacrifice. The goat was taken to the altar. The cow, goat, जो भी है. So mostly in churches there is also a specific place within the church for sacrifice. तो sacrifice के लिए जगह होती है church में, लेकिन हम as Muslim हम separate place भी altar के लिए बनाते हैं. So altar is a place for sacrifice. Altar change. He altered the plan at a moment's notice. The following, जल्दी at a moment's notice उसने क्या किया? Plan को change कर दिया. He altered the plan. Alter as a verb, ED form, second form हम use कर रहे हैं हम. He altered the plan at a moment's notice. At a moment's notice. To read towards the next set, alternate and alternative. Alternate is as a you can say as an action.
alternate, right? It means to replace कर देना, change कर देना, तब्दील कर देना. That is alternate. एक चीज की जगह पे दूसरी चीज ले आना, ये है alternate. ठीक है? So अगर मैं आपसे कहूँ कि he visits the bar on alternate days, इसका मतलब ये है कि अगर मंडे को आ गया तो ट्यूसडे को नहीं आएगा, उसके अगले दिन आएगा. एक दिन रख के और एक दिन छोड़ के. तो अल्टरनेट का मतलब है कि एक रिप्लेस करना, एक चीज को यूज करना ऑप्शन को और दूसरे को ना करना. He comes on alternate days in the academy. वो academy में alternate days में आता है, एक दिन आता है और एक दिन छोड़ता है, फिर एक दिन आता है, एक दिन छोड़ता है. Alternative कहते हैं ऑप्शन को. So you can say in this MCQ there are 3 alternatives. Multiple choice question में आपको पास ऑप्शंस होते हैं. वो अल्टरनेटिव है, वो ऑप्शन है. अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है इवन जब आप IELTS लिसनिंग टेस्ट कर रहे होते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो इंस्ट्रक्शन में कहा जाता है कि फॉर दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन. ठीक है, इसका मतलब 4 ऑप्शंस आर गिवन. सो यू हैव 2 alternatives between doing hard work और sitting idle. सख्त मेहनत करना या आराम से बैठ रहना. अब आपके पास है किस ऑप्शन को आपने चूज करना है. यू हैव 2 alternatives. ठीक है. Okay, next set of words, assumption and presumption. दोनों का मतलब सपोज करना ही है, ख्याल करना, फर्ज कर लेना, आइडिया ले लेना. assume तो वर्ब है ना, उसी से ये assumption है. so we assume something. लेकिन डिफरेंस ये है कि when we assume without an evidence, हमारा अपना ख्याल है. आप कह सकते हो it was assumption that he was a killer, but the facts reveal a strong presumption that he is not guilty. जी तो हाँ, दोनों का मतलब प्रूव करना है, लेकिन ये है ये विदाउट एविडेंस और ये है विद एविडेंस. तो जैसे आप सेंटेंस देखें ना, मैं कहता हूँ it was assumption that he was a killer, but the facts reveal करना, जाहिर करना, the facts reveal a very strong presumption. Facts इसको reveal कर रहे हैं that he is not guilty. तो presumption facts आ गए, इसका मतलब प्रूफ आ गया. एक मफरूजा है जो ज़हन में था बगैर प्रूफ के, और presumption है कि हमारे पास एविडेंस आ गया. तो फिर आप दो इसी की तरफ लेके जा रहे हैं. अभी फाइनल जजमेंट या फाइनल जो है वो अभी वर्डिक्ट पास होना है, लेकिन उससे पहले जो आपने ख्याल दे दिया विद द प्रूफ विद एविडेंस, दैट इज प्रिजम्पशन. होपफुली दैट इज क्लियर. नाउ कमिंग टू वर्ड्स, idioms. There are 3 idioms taken today because of less time. First one is take something amiss. Take something amiss. Tie to one's apron strings. Keep somebody's at arm's length. ठीक है. Take something amiss. इसका मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि आपको मैं सेंटेंस देता हूँ, उससे आपको मैसेज क्लियर हो जाएगा कि don't take it amiss. Don't take it amiss. Something की जगह पे आप it को यूज कर रहे हैं. It could prove profitable for you. Don't take it amiss. It could prove profitable for you. मतलब एक भूल भुलैया में रहना या एक फैक्ट्स के साथ एक सिर्फ गुमान में रहना, that is the meaning take something amiss. So don't take it amiss. क्या आप इस तरह इसको गुमान में न रहें कि ये कोई आपके लिए फायदेमंद चीज़ नहीं है. It could prove very profitable. असल में जब फॉर्मूला हम लिखते हैं तो फिर वहाँ पे कुड यूज़ करेंगे. जो होती है ना स्पोकन डिस्कशन, वहाँ पे कैन कर सकते हैं. कैन और कुड के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. एक कैन और कुड का इस्तेमाल ये होता है कि जब आप पास्ट का कोई
नैरेटिव यूज कर रहे होते हैं, पीछे फास्ट आ जाए वी टोल्ड दैट, तो उसको उसके बाद तो लाजमी कुड आपने यूज करना है अगर पिछले हिस्से में पास्ट का रेफरेंस आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कंपल्सरी हो जाता है, कुड वहाँ पे कैन नहीं आ सकता। लेकिन कैन और कुड आप फ्यूचर के मानी में यूज करते हैं फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि टेक दिस बुक, इट कुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। टेक दिस बुक, इट कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। आप अपने क्लोज फ्रेंड को जब बोलते हो टेक दिस बुक, इट कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, तो वहाँ पे आप कैन यूज कर रहे हो कि लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी बहुत कम है, क्लोजनेस है। लेकिन आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, उनसे जब आप कहेंगे एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट आ गया, फॉर्मेलिटी आ गई है, तो आप कहेंगे टेक दिस बुक, इट कुड प्रूव वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो ये डिफरेंस होता है। तो हम सिर्फ ये ना ज़हन में रखें कि जो कुड है वो पीछे पास्ट होगा तभी हमने यूज़ करना है। कुड हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब किसी भी कॉन्टेक्स्ट को फॉर्मल बनाया जाए। नेक्स्ट वुड और कुड में जो चांसेस होते हैं ना वो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं ना, फ्यूचर इज नॉट सर्टन, फ्यूचर इज बेस्ड ऑन गेसेस। फ्यूचर में हमेशा सिर्फ हम गैस ही यूज करते हैं। जो विल और वुड का गैस होता है ना, वो ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं उस इंफॉर्मेशन के जो हम कह रहे हैं। और जो कैन और कुड का है वो है 70%। और जो मे और माइट का डिफरेंस है वो 50-50 चांसेस होते हैं। ये डिफरेंस है। बाकी वुड भी आप यूज करोगे, लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो वो फ्यूचर कंसर्न है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है। ये तीनों के तीनों फॉर्मल बना देते हैं, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की बात करना, पास्ट पीछे ना भी हो, लेकिन उसमें चांसेस ऑफ हैपनिंग आर मोर इन वुड एज कंपेयर टू कुड एंड माइट। ठीक है, ये चीजें उसे इतना फॉर्मल नहीं बनाती, लेकिन चांसेस ऑफ हैपनिंग जो विल के वही वुड के। ठीक है, आप कहते हो आई विल हेल्प यू, तो फिर मैं कहता आई कैन हेल्प यू, आई मे हेल्प यू, तो आपको पता चांसेस कम हो गए। इसमें पॉसिबिलिटी का मतलब है, इसमें बस आप एबिलिटी शो कर रहे हो कि इसमें ये इस बुक में पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है। मेरी तरफ आप कहते हो कि इट वुड, आपने हो सकता है उस बुक को पढ़ा हो, आपका एक एक्सपीरियंस है, फिर आप इस इतनी कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि इट वुड प्रूव। तो वुड में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा चांस। तो जब आप ये यूज करोगे इट मस्ट प्रूव, तो फिर ऑलमोस्ट 100% बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम कहते हैं कि इट मस्ट बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, राइट। तो फ्यूचर के लिए हमारे पास वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशन है। Coming towards the second idiom, tied to one's apron string. Apron आपको पता है शेफ यूज करते हैं, स्ट्रिंग उसकी जो पड़ी हुई है, जो चीज़ उसके सामने बनी हुई है, इसका मतलब बहुत क्लोज है, नजरों के सामने है। तो इस वजह से इसका idiom का मतलब होता है अंडर कंट्रोल, समथिंग और समवन हु इज अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर। Just like you can say he is tied to his wife's apron string, तो मतलब अपनी बेगम के कंट्रोल में है। तो that is he is tied to his, once की जगह पे आपको पता है वो his आ जाना, his wife's apron string, कि अपनी बेगम के वो कंट्रोल में। नहीं, वो फिजिकली सामने होने की बात नहीं है, वो चाहे सामने ना हो, लेकिन ये भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। असल में वो कहा जाता है ना कि अट्रैक्शन उसमें होती है जो चीज़ हमें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऑड लगे, डिफरेंट हो, दूर हो। तो जब अमूमन ये कहा जाता है ना कि मेल ज़्यादा क्या है वो जुल्म करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं,
लेकिन अगर ये सिचुएशन से ऑपोजिट बना दी जाए तो ही इज, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन पैदा होगी, हंसी का इजहार आएगा। ही इज वेल कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड ओपिनियन, कीप समबॉडी एट आर्म्स लेंथ, परे आर्म्स लेंथ, नजदीक ना हो, परे हो, आर्म्स लेंथ। तो द रिच try to keep the poor at arm's length. The rich try. अच्छा, एक चीज यहाँ पे जब मैंने the rich यूज किया, try to keep the poor at arm's length. क्या हम इसे poor कहना चाहिए? पुअर एक कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। कोई और बात से इन्हें क्यों नहीं पुअर्स हो सकता? जमा मतलब ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, स्पेसिफाई कर दिया द पुअर, दाल आ गया सर, दाल आ गया। क्या हम दा कहते द पीपल नहीं कहते, द बॉयज नहीं कहते? दा कहने से क्या जमा नहीं बना सकते? या आप कहें ना कि जमा के साथ कभी दा नहीं लगाते? There is something else. Yes. ये कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। अच्छा चलें बेटा, ये रूल ये है कि जब किसी भी एडजेक्टिव के साथ दा लगा दिया जाता है, जैसे मैं कहता हूं द गुड, इसका मतलब है गुड पीपल। द गुड आर कमिंग, इसका मतलब अच्छे लोग आ रहे हैं। मैं कह सकता हूं द इंटेलिजेंट आर प्रेजेंट इन दिस रूम। एक तो इंटेलिजेंट के साथ हमने आर भी यूज करना है क्योंकि वो प्लूरल की सेंस दे रहा है, ये रूल है इंग्लिश का। ये एडजेक्टिव है, गुड्स आर कमिंग, द गुड अच्छी आ रही है। नहीं गुड्स नहीं होगा, रूल से सीखने के रूल। तमाम अभी तो अग्री तो है, ये नॉन की सेंस में है सर जी, वो आप कहें नॉनसेंस, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये नाउन नहीं है। यही बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव्स व्हेन द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव इट गिव्स द मीनिंग ऑफ नाउन। ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये है क्या, एडजेक्टिव है, इसके साथ एस नहीं है हम क्योंकि एडजेक्टिव्स के का प्लूरल बनता ही नहीं। लेकिन मीनिंग हम इससे क्या लेंगे, नाउन लेंगे कि हाउ एन एडजेक्टिव कैन बिकम अ नाउन, ये आपके सामने है। ठीक है, तो उसका रूल क्या है, क्या ना आप उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, ना प्लूरल वाला एस लगा सकते हैं किसी भी एडजेक्टिव के साथ। ओके, हाँ क्लास के लिए, हमेशा ग्रुप के लिए, हमेशा ये पूरे ग्रुप के लिए इस्तेमाल होगा, वो एक बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब भी हम द रिच से मुराद, वही क्योंकि रिच भी एडजेक्टिव है, तो रिच से मुराद सारे अमीर लोग, अ ग्रुप ऑफ रिच पीपल, हम रिच पीपल कह सकते हैं। तो रिच तो एडजेक्टिव हुआ ना, पुअर मैन कह सकते हैं, पुअर मेन कह सकते हैं, लेकिन पुअर्स नहीं कह सकते। अगर एक है तो पुअर पर्सन कह लो, पुअर मैन कह लो। सर यहाँ पे द ना यूज करें तो सिर्फ पुअर्स नहीं, फिर गलत हो गया, फिर तो है ही वो एडजेक्टिव है, सिर्फ एडजेक्टिव। तो आप कह रहे ही इज अ पुअर मैन, फिर आगे नाउन लगाना पड़ेगा। वो एडजेक्टिव किसके लिए, या आप ये कह लो अली इज पुअर, या आप कह लो दे आर पुअर, लेकिन पुअर्स नहीं होगा तो वो एडजेक्टिव है। जैसे ये गलत हो गया, कॉमन है। यही बता रहा हूँ कि जब एडजेक्टिव नाउन का मीनिंग देगा, कैसा मीनिंग होगा, वो ग्रुप का मीनिंग देगा, अकेले का भी नहीं होगा। अकेला है तो फिर आगे वो नाउन लगाना पड़ेगा, जैसे द पुअर मैन एक ही बंदा है, लेकिन जब द पुअर कहेंगे तो इससे मुराद है ग्रुप है। एक बात क्लियर होगी, द कॉमन रूल है कि जब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लगेगा तो वो एक ग्रुप का मीनिंग पैदा करेगा, और उसके साथ प्लूरल एस नहीं लगाएंगे और ना ही अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। मैं कहता हूँ द पुअर्स नेचर इज लाइक दैट, नो, द नेचर ऑफ द पुअर कह सकते हैं। पुअर्स नेचर मतलब अपॉस्ट्रोफी के गरीबों की नेचर नहीं, ये नहीं कह सकते, द नेचर ऑफ द पुअर। ठीक है, तो जो कि अपॉस्ट्रोफी लगाया किसके साथ जाता है, ह्यूमन नाउन्स के साथ लगाया जाता है।
प्लूरल किसके साथ लगाया जाता है? जो कॉमन नाउन होता है उसका प्लूरल बन सकता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल्स कह सकते हैं, डस्टर है तो डस्टर्स कह सकते हैं, बॉक्स है तो बॉक्सेस कह सकते हैं, कॉमन है। प्रॉपर नाउन का तो बनता ही नहीं है, नाम कोई भी हो, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ज़्यादा हो ही नहीं सकते। कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है और उसी की अपोस्ट्रोफी होती है बशर्ते कि वो ह्यूमन हो, ठीक है। जैसे लाइक हम कहते हैं कि एबल्स लेड, ये भी गलत है, ठीक है। कि ह्यूमन होना जरूरी है अपोस्ट्रोफी के लिए और नाउन होना जरूरी है, लेकिन वो तो है ही दिक्कत। लेकिन मान लीजिए कि दो कंडीशन में से ट्राई करते हैं, ह्यूमन होना जरूरी तो नहीं है। नहीं, जो रूल्स हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं वही हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए अक्सर आपने ग्रामर की बुक्स में लिविंग नॉन लिविंग लिखा होगा, लेकिन जो आपको समझने की ज़रूरत है वो समझने की ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, क्योंकि आप देखोगे जो रूल्स बेजान चीज़ों के लिए हैं वो एनिमल्स के लिए भी मौजूद है। इसलिए फिर हम क्या कैटेगरी बनानी चाहिए, ह्यूमन्स के लिए और नॉन ह्यूमन्स के लिए। लिविंग नॉन लिविंग एक कॉमन टर्म ग्रामर की बुक्स में चलती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली यूज़ होता है तो जो रूल्स हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं वही जानवरों के लिए होते हैं। हाँ, बशर्ते के वो वाले एनिमल जो किसी ड्रामा, मूवी, किसी स्टोरी में करैक्टर के तौर पे आ जाए, उनके साथ हम ह्यूमंस वाला सलूक करते हैं। जब वो करैक्टर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक बाहर एक डॉग है, वैसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो डॉग मेरे लिए एक जो चीज़ के लिए रूल अप्लाई करूँगा, मैं कहता हूँ देयर वाज अ डॉग आउटसाइड, इट हैड इट्स लेग ब्रोकन, तो मैं इट ही यूज़ कर रहा हूँ ना। लेकिन जब मैं कोई स्टोरी बता रहा हूँ उसमें भी किसी डॉग का जिक्र आ रहा है, जैसे आपने वो सुना है, तो फिर हिज होगा, इट भी नहीं होगा। करेक्टर के तौर पे स्टोरी आपने वो क्या वीडियो पढ़ी है ना, तो उसमें आप क्या कहोगे, देयर वाज अ डॉग, आप स्टोरी शुरू करते हैं तो इट नहीं यूज करेंगे, ही वाज हंग्री, सही है। तो ये डिफरेंस हम करते हैं। तो ज्यादातर हम कुछ बुक्स का एक भी लिखा होता है, इसलिए लेकिन अभी मैं आपको रूल बता रहा हूँ, जब ड्रामा, स्टोरी और किसी भी फिक्शन में एनिमल्स एज अ करेक्टर शो होंगे, एक किरदार प्ले कर रहे होंगे, तो वहाँ पे उनके लिए प्रोनाउन या ग्रामेटिकल रूल्स ह्यूमंस वाले रूल्स लगेंगे। हाँ, फर्स्ट भी कह लेंगे। लेकिन जब वो वैसे ही हमारी लाइफ में आम है, कोई करेक्टर नहीं है, उस वक्त वो थिंग्स वाले रूल्स उसके लिए अप्लाई हो। चले ये एक बातों से बात निकले। अच्छा, ये मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया, एट आर्म्स लेंथ। Okay, now in the beginning classes, some of you were present, and I know that we actually started NP. NP means noun phrase. और उसके लिए हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। एक होता है हेड नाउन, जिसकी असल डिटेल बताई जा रही होती है। उससे पहले जो चीज़ें यूज होती हैं वो एक डिटर्मिनर हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, दो चीज़ों में से हो सकती है। ये मैंने कहा था और आपने वो रूल लिखे भी थे कि बाज़ दफ़ा डिटर्मिनर्स कंपल्सरी होता है, अगर नहीं यूज़ करेंगे वो ग्रामेटिकली एरर है। उन रूल्स को देख लीजिएगा, रिवाइज करेंगे तो चीज़ें सेम में बैठेंगी। एडजेक्टिव जो होता है हमेशा ऑप्शनल होता है, ये कभी भी कंपल्सरी नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट बाज़ दफ़ा ऑप्शनल, मर्जियाँ लगा लें, और बाज़ दफ़ा कंपल्सरी है, वो भी आपको पता है। अच्छा, ये एडजेक्टिव्स की कल हमने डिटेल भी पढ़ ली। एडजेक्टिव्स की एक्सप्लेनेशन दो तरह से हो सकती है। देयर आर टू फ्रेजेस ऑफ एडजेक्टिव। आप ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, 3, 4, 5 इकट्ठे एडजेक्टिव्स यूज कर लें। आगे एडजेक्टिव से पहले एंड लगा लें, तो सारे एडजेक्टिव्स किसके लिए लग रहे होंगे, हेड नाउन के लिए लग रही है। लेकिन बाज़ दफ़ा किसी एडजेक्टिव को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उधर ही जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल देखी थी कि हाईली क्वालिफाइड पर्सन तो है, क्वालिफाइड भी है, क्वालिफाइड पर्सन की खूबी है, लेकिन कितना क्वालिफाइड, उस क्वालिफाइड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो किसके जरिए किया जाएगा, यहाँ पे इस एडजेक्टिव को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एडवर्ब की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब की पहले तो इसके फंक्शंस देख लें, ये कितने फंक्शंस प्ले कर सकता है।
Adverb can modify. Modify means it can add in the meaning of. It can change the meaning of something. किसको modify कर सकता है? Adverb can modify verb. It can modify adjective. It can modify another adverb. जब verb को modify करेगा, for example, I say that he speaks slowly. ये slowly के लिए नहीं लगा, ये speaks के लिए लगा. तो अगर मैं कहूँगा कि he speaks slowly, इसका मतलब ये नहीं कि वो slow हो सकता है तेज हो काम करने में, लेकिन अब बोलने की बात हो रही है. So this is adverb on the basis of it, or on the basis of what it adds in the meaning of verb. ये इसकी एग्जाम्पल होगी. एडजेक्टिव क्या है? जब किसी भी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करेगा, it adds in the meaning of, or it modifies adjective. मैं अगर कहता हूँ कि honest है, तो very honest जब कहूँगा, तो ये मैं very honest के लिए लगा है, very honest man के लिए नहीं लगा. ठीक है? तो very is also adverb, but not because it adds in the meaning of verb, but because it adds in the meaning of an adjective. अच्छा, another adverb क्या है? For example, मैं कहता हूँ he speaks slowly. इस slowly को explain करेंगे हम very के साथ. तो ये adverb है slowly because it adds in the meaning of verb. और very भी adverb है because it adds in the meaning of another adverb. Another adverb, एक दूसरे adverb को explain करता है. तो इसके तीन ही functions होते हैं. अब हम करते हैं इसकी kinds क्या हैं. So you can say these are the functions. इसके काम क्या हैं? इसके ये तीन काम. जी. एक और आप बोलें. He runs fast. अच्छा, he runs fast. He runs fast. तो यहाँ पे फास्ट जो है ये रन को एक्सप्लेन करता है. फास्टली इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है. ये एडवर्ब ही है, बिल्कुल एडवर्ब है. ये रन्स को एक्सप्लेन कर रहा है. अच्छा, अब एडवर्ब की किस्में हैं, फिर उसके बाद इसके लिए फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि फास्टली क्यों नहीं है. एक तो एडवर्ब है जो हम कह सकते हैं क्वालिटी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी. एडवर्ब ऑफ क्वालिटी. एक है एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी. एक है एडवर्ब ऑफ रूटीन. एक एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ ओपिनियन. और इसमें भी दो तरह के एडवर्ब्स होते हैं ओपिनियन में. एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और एक वीक ओपिनियन है. राइट, अब इसको मैं रेज कर रहा हूँ. एडवर्ब ऑफ क्वालिटी. वही बात है, इसमें क्वालिटी वाला मीनिंग है तो इसको हम एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कहते हैं. तो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी किसे, क्वालिटी तो एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव के बाद आप एल वाई लगाएं इज इक्वल टू एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ क्वालिटी बन जाएगा. स्लो तो एडजेक्टिव है, तो आपने एल वाई लगाया तो स्लोली होगा. क्विक एडजेक्टिव है, क्विक बॉय, क्विक स्टूडेंट, तो आप कहेंगे क्विकली है. ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टली. इंटरेस्टिंग है तो इंटरेस्टिंगली. इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक एंड ही टोल्ड द स्टोरी इंटरेस्टिंगली. इट मींस इन एन इंटरेस्टिंग मैनर. इसको एडवर्ब ऑफ क्वालिटी जब वो वर्ब के लगता है तो इसको हम मैनर भी कह सकते हैं कि एक मैनर बता रहा है. क्वालिटी कौन सा है, कौन सी क्वालिटी है, वो मैनर की क्वालिटी है. इस तरह कोई काम किया तो हम यूज करते हैं एल वाई. अब
इसमें ये तो हो गया रूल, इसको हम कहेंगे रेगुलरिटी, रेगुलर एडवर्ब वही होते हैं जिनके साथ ly लगता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी और हैप्पी। हर दफा वाई को नहीं हम तोड़ते, ये वो रूल हमने जो एडजेक्टिव वाला पढ़ा था, अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर हम वाई को की जगह पे आई यूज करेंगे। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट बस आ जाए, कॉन्सोनेंट जो ए ई आई और यू के अलावा स्पेलिंग, ठीक है, तो हम यूज करते हैं हाई। अच्छा, ये जो हमारे पास हो गए एडवर्ब जो क्या है रेगुलर। अब इर्रेगुलर क्या है? इरेगुलर एडवर्ब्स जिनमें रूल फॉलो नहीं किया जाएगा ly वाला, इसमें वर्ड है फास्ट। फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट एडवर्ब भी है। तो हम ये कहेंगे कि फास्टली वर्ड कोई वर्ड इंग्लिश में मौजूद ही नहीं है और अक्सर हम यूज कर रहे होते हैं। द ट्रेन मूव्स फास्टली, नो, द ट्रेन मूव्स फास्ट, ठीक है, देयर इज नो फास्टली वर्ड। ये समझ लें कि ये चंद हैं जो मैं भी लिख देता हूँ आपको ताकि आप खुद ध्यान में बैठा लें। देयर इज अनदर वर्ड अर्ली, ये अर्ली एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ly पहले से ही लगा हुआ है। अब देखिए वर्ड है लवली, ये क्या है? एडजेक्टिव है। आप कहते हो ना कि लवली सीन, तो सीन एक नाउन है, उसकी खूबी लवली से बता रहे हैं, तो लेकिन इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? लवलीली। ये तो है खूबसूरत और ये है खूबसूरती के साथ। सो यू हैव टू यूज लवलीली एज एन एडवर्ब जहां एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अर्ली को अर्ली ही नहीं हम कहेंगे, अर्ली एज एन एडजेक्टिव भी है और एज एडवर्ब भी है। अब ये कहोगे ही कम्स अर्ली, कम्स, कम के आने की एक्सप्लेनेशन हो रही है एज एन एडवर्ब। तो आप ये भी कह सकते हो दिस इज द अर्ली स्टूडेंट ऑफ द क्लास, जो पहले आया था। तो अर्ली स्टूडेंट हम स्टूडेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो अर्ली इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अर्ली कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब। Right. There is a word hard. और एक वर्ड है हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट, यही है ना जिसको हम सख्त कहेंगे, राइट? तो ये ऑपोजिट ऑफ, जब हम कहेंगे हार्ड, फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड, हम ये नहीं कहेंगे ही वर्क्स हार्डली, हम कहेंगे ही रन्स हार्ड, इसका मतलब भागने की उसका बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत और सख्त मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं। तो देयर इज अ सेंस ऑफ समथिंग हार्ड जिसको हम एडजेक्टिव में यूज करते हैं। हार्ड टेबल है या हार्ड कोई बोर्ड है। एक वर्ड है हार्डली, वो इससे नहीं निकला हुआ। क्यों नहीं निकला हुआ? वो मीनिंग ही नहीं है, वो है ही अलग वर्ड, ठीक है। वो हार्डली का मतलब आपको बताइए, जैसे आप कह रहे हैं मुश्किल, स्कार्सली के मीनिंग में होता है। तो कहते हैं ही हार्डली अटेंड्स द क्लास, तो वहाँ पे कोई सख्त मेहनत वाली बात नहीं है। तो जब सख्त मेहनत वाली बात आएगी तो ये हार्ड लगेगा, तो ये वो मीनिंग है। तो हार्डली कोई और वर्ड नॉट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, राइट? सो देयर इज अ वर्ड मच एंड मच। अच्छा, अब जब हम ये यूज करते हैं वर्ड मच एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के तीन फंक्शंस हैं। तो आप कह सकते हो कि मच स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है, एक एडजेक्टिव है, तो आप उसकी एक इंटेंसिटी शो कर रहे हो, इसके जरिए शो कर रहे हो, मच के जरिए, ठीक है। तो इसको हम मचली नहीं यूज करेंगे। तो एडवर्ब मच ही यूज कर रहे हैं कि मच स्ट्रॉन्ग, नॉट मचली। और वैसे फर्क मच और वेरी दोनों का मतलब एक है,
लेकिन डिफरेंस ये होता है कि मच हम यूज करते हैं वो वाले एडजेक्टिव्स जो ईडी फॉर्म से बनते हैं। कौन से एडजेक्टिव? जो ईडी फॉर्म से बनते हैं। ईडी फॉर्म क्या है? जैसे हम कहते हैं कि वर्ड है टायर्ड, टायर्ड से ही बना है ना, ईडी फॉर्म है। थका हुआ होना एक मतलब फीचर है। जो वर्ब्स ईडी से बनते हैं उसको हमने इंटेंसिटी का मीनिंग पैदा करना होगा, तो हम कहेंगे मच टायर्ड, वेरी टायर्ड नहीं कहते। और जो एडजेक्टिव ईडी वाले नहीं है, जो वर्ब से नहीं बनते, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए हम वेरी स्ट्रॉन्ग कहेंगे, वेरी पॉपुलर कहेंगे, वेरी रेगुलर कहेंगे। मच शॉप, राइट, शॉप होना ये भी एक कंडीशन है, राइट। अब हमने ये इरेगुलर एडवर्ब्स पढ़े हैं जहाँ पे एल-वाई वाला रूल अप्लाई नहीं होता, हमारे सामने ही है, ठीक है। अब आगे हमारे पास ये क्वालिटी के साथ इंटेंसिटी, जहाँ से इंटेंसिटी की बात शुरू हो रही है। जो इंटेंसिटी वाले एडवर्ब्स होते हैं ना, वो है सो, वेरी, टू, मच। ये है जो शिद्दत, इंटेंसिटी का मतलब ये शिद्दत है, शिद्दत शो करना। इन सब का मतलब बहुत है, इन सब का मतलब ही यहाँ पे बहुत है। कि सो का मतलब जैसे आपका जो सो नाइस ऑफ, मतलब आपको बहुत, मतलब आपकी अच्छा एक्ट है। वेरी का मतलब भी बहुत है, टू का मतलब बहुत है, मच का मतलब बहुत है। लेकिन तीनों का यूसेज डिफरेंट है, क्योंकि चार है, चारों का यूसेज मतलब उसका जो ग्रामेटिकल यूज है वो डिफरेंट है। आज सिर्फ इतने ही बढ़ते हैं, इनके मैं 4 सेंटेंसेस लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि जो हम सो को वेरी की जगह पे रिप्लेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे वेरी लगना होता है वहाँ पे सो कर रहे होते हैं, जहाँ पे टू लगना है वहाँ पे मच कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स आप खत्म कर लेंगे। ये सेंटेंस है, शी इज वेरी हैप्पी। ये सेंटेंस यहाँ पे स्टॉप कर दिया। शी इज सो हैप्पी। एंड शी इज टू हैप्पी। पहले तो इन तीनों का डिफरेंस देखिए। ये सेंटेंस ठीक है और ये दोनों गलत सेंटेंस है, और दोनों हम यूज कर रहे हो। इस वजह से गलत है कि जब आपने सो का यूज करना है ना, तो यहाँ पे आप स्टॉप नहीं कर सकते, आगे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। शी इज so happy that you can't imagine. You cannot हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है। तो सो जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ लगना है तो आगे उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा दैट के साथ। सो का कॉम्बिनेशन दैट से करना है। अकेला आप सो एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज कर सकते। हम ये कहेंगे कि I'm so thankful to you, I'm so thankful to you that you helped me. तो दैट लगाएंगे फिर सो का यूसेज, ठीक है, वरना फिर आप वेरी कहेंगे, तो वेरी कह के आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है। अब आगे टू हैप्पी, इसको भी आगे हम एक्सपेंड ही करेंगे, अकेला नहीं यूज कर सकते। और इसका जो कॉम्बिनेशन टू से बनता है, और इसके अंदर एक और चीज़ है, नेगेटिव मीनिंग होता है। अब हैप्पी की जगह पे मैं अगर ये यूज कर दूं हॉट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब टू और के साथ कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ वर्ब का है। दैट के बाद आपने पूरी क्लॉज लगाई है कि सब्जेक्ट अलग और उसका अपना वर्ब है। लेकिन जब टी और टू लगेगा और इस टू टी डबल ओ के साथ जो कॉम्बिनेशन है, उसके बाद आपने कोई सब्जेक्ट इधर नहीं लगाना। इसका मतलब यह है कि चाय इतनी गर्म थी कि पी नहीं जा सकती, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग है। जी अब क्या टू ड्रिंक, टू बी ड्रंक करेंगे, थर्ड फॉर्म ड्रिंक नहीं कर सकती। यही चीज है। तो उसमें वो
ठीक है, यू आर वेरी ट्रू, यू आर ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, यू आर ट्रू इन दैट सेंस, इन द सेंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। असल में चाय को पिया जाना है, पिए जाने के लिए हम पैसिव लगाएंगे, पैसिव का ये रूल बनाएंगे टू बी ड्रंक, थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है। सर ये एक सेंटेंस है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इसका वो दोनों का क्या हाँ नहीं उसमें ठीक है, उसमें पता क्या है, उसमें आपने जो लेकिन एक्सप्लेन तो फिर भी आपने करना है ना, जैसे थैंक यू so much for that you वेरी have मच, ये करेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन थैंक यू सो मच for your comment. फिर आगे एक्सप्लेन करें दैट यू हेल्प मी, ठीक है, वो ये बात होगी। अच्छा जी, आई एम वेरी लेट, आई एम टू लेट। यस आई एम टू लेट टू रीच एक्सप्लेन करें ना आगे, टू लेट तक स्टॉप नहीं कर सकते, तो आई एम वेरी लेट, ये तो ठीक है, वेरी लेट के बाद आप सेंटेंस आई एम टू लेट, तो इसका मतलब ये बनता है कि मैं भी दूसरों के साथ बी की सेंस में आ गया। नहीं बी के नहीं, बी का जब मीनिंग पैदा करना होगा, टू के दो मतलब है ना, एक मतलब बहुत है, अब हम इंटेंसिटी का मतलब पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी का मतलब ही बहुत, जब टू का मतलब बी है, ठीक है, उसको हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले नहीं यूज करते। इंटेंसिटी वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स के लिए लगते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव की इंटेंसिटी होती है। जब आप बी का मतलब पैदा करना चाहते हैं तो वो बी वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो सेंटेंस के एंड पे आएगा, और उसके लिए भी आपको वो के अलग एक डिटेल है, उसमें हम इंटेंसिटी के अलावा जो मीनिंग पढ़ेंगे वो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में ही आते हैं, और वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में इसको मैं यहाँ इसको रेस कर रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ आपको। एक नई क्लास में जब हमने वर्ब कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो उसके तीन तरीके हैं, एक टू का तरीका है, एक सो का तरीका है और एक ऑल्सो का तरीका है, राइट। अब टू कैसे यूज करते हैं, आई एम लेट, ही इज टू, कि जो इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है इसके बारे में भी वही है। सो कैसे यूज करते हैं, आई एम लेट, सो इज ही, जो इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है वो भी ही के बारे में है। ऑल्सो कैसे यूज करेंगे, आई एम लेट, ही इज ऑल्सो लेट। जब ऑल्सो के जरिए आपने बताना होता है तो फिर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये सेंटेंस हो आई एम टू लेट लाइक अदर्स, ये सेंटेंस वहाँ पे राइट, अगर वो एडजेक्टिव से पहले आएगा टू तो उसका मतलब इंटेंसिटी है, आप खुद से मीनिंग नहीं डाल सकते, जो ग्रामर में अलाउ कर रही है तो मीनिंग हमने कब टू का बी लेना है और कब बहुत लेना, ठीक है। तो हाँ जब टी का वो है, एक तो ये है कि जैसे हम कहते हैं कि एक मच के बारे में बता दिया ना कि मच को आपने कब यूज करना है, थर्ड फॉर्म जो होती है, जैसे टाइड की एग्जाम्पल दी, मच टायर्ड, ये उसका यूज है, इज मच टायर्ड। अच्छा अब आप जब आपने पूछा टी डबल लो और टू का क्या कॉम्बिनेशन है, तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं कि बहुत कम मीनिंग पैदा करते हैं और अगला जो पार्ट होता है वो निगेशन होता है, ठीक है। आप कह सकते हो द इट इज
too rainy outside to go out. It is too rainy to go outside. इतनी बारिश है कि बाहर नहीं जा रहा। रेनी अगर चिपचिप हम दे तो यहाँ पे आप अगर डियर की सेंस में हमारी अच्छा इतना का मतलब रहेगा वो बहुत वाली सेंस में इतनी जैसे बच्ची इज टू हॉट टू बी ड्रंक इतनी गर्म है कि पिए इतना नहीं होता है इतना ओके नेगेटिव हाँ नेगेटिव मीनिंग इसमें लाजमी होगा बगैर नॉट का इजाफा तो 500 हो गया मतलब लास्ट टाइम